नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सरांश शरी आप सभी का इस चैनल नॉलेज आर्मरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि हम लोग ऑलरेडी करंट अफेयर, स्टैटिक जीके की तैयारी शुरू कर चुके हैं। जिनका भी एग्जाम आ रहा है, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, एफकैट, अग्निवीर, जितने भी एग्जाम आप उठा लें, उसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, जनरल स्टडीज एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माने जाते हैं, है ना। ऑलरेडी 2 प्लेलिस्ट में बना चुका हूं। स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं, है ना, फ्रीक्वेंटली वो क्लासेस आ रही हैं आपके लिए। इसके अलावा करंट अफेयर की डेली में एक लेक्चर डाल रहा हूं, करंट अफेयर इन 2024 का, जिनकी दोनों की आपको प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो के, जाके आप चेक कर सकते हैं। और आज इसी तरह मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, इंडियन पॉलिटी का। बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है ना। हम लोग इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है इंडियन पॉलिटी का, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखिए बेटा, आज से हम लोग पॉलिटी के हर ऑल्टरनेट डेज या हर 1-2 दिन में, या हो सकता है डेली, ये लेक्चर मैं आपके लिए पॉलिटी के लिए लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपके पास वो नोटिफिकेशन आता रहे, है ना। और ध्यान रखिए, जो भी आपके दोस्त हैं या फिर आपके नजदीकी जो भी लोग हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, सीडीएस की, एसएससी की, एफकैट की, बाकी और अन्य एग्जाम की, उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका ही सपोर्ट है जो इस चैनल को आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक की। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये जानो बेटा कि हमारा जो संविधान है ना, वो संविधान बन के कब तैयार हो गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हमारा संविधान जो है बेटा, वो अडॉप्ट कब किया गया था। हमारे संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था, हमारा संविधान बेटा इंप्लीमेंट कब हुआ था, इनेक्ट कब हुआ था, हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं यहां पे आपको पहले ही बता देना चाह रहा हूं। जैसे कि अडॉप्ट हमारा संविधान कब हुआ बेटा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया। ठीक है। अच्छा, इंप्लीमेंट हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो यह ध्यान रखें, हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो यह भी ध्यान रखो बेटा, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज का समय लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का हमारे संविधान को बनने का समय लगा। इसके अलावा एक चीज और जाने बेटा, हमारा संविधान जब बन रहा था तो नंबर ऑफ सेशन कितने हुए हैं, कितने सेशन में हमारे संविधान को बनाया गया है, तो टोटल 11 सेशन हुए हैं जिसमें हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, कौन बने थे जो हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहलाए गए। तो हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बेटा बीएन राव। ध्यान रखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, बीएन राव थे। अच्छा, कुछ मैं जिस्ट दे रहा हूं सिर्फ आपको मैं यहां पे, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे को बताएं आप लोग कि हमारा संविधान किस बॉडी ने बनाया है, किसने वो हमारे संविधान को तैयार किया है ना, मेड बाय या फिर फॉर्मुलेटेड बाय, किसके द्वारा हमारा संविधान बनाया गया है। तो ध्यान रखिए, हमारा संविधान बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ध्यान रखो बेटा, है ना। एक लेक्चर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी लेकर आऊंगा, उसमें ये मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी एक टॉपिक आएगा हमारा, उसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। लेकिन अभी हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, इस वजह से मैंने कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रख दी हैं। ये आप या तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर क्लास के बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आइए हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा फीचर क्या है भारतीय संविधान का, हमारा फीचर है बेटा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में सारे देशों से अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमारा संविधान क्या है बेटा, सबसे लेंथीएस्ट है, सबसे ज्यादा आर्टिकल्स, सबसे ज्यादा अनुसूचियां जिसे हम शेड्यूल्स कहते हैं, और सबसे ज्यादा भाग जिसे हम पार्ट्स कहते हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे संविधान में मेंशन करी गई हैं।
जैसे कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 6, 1949 इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेनिंग 395 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। वही चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने रखी थी कि हमारा संविधान बनाया किसने है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। अडॉप्ट कब किया गया है, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया है। क्यों इतना लेंथीएस्ट इसे कहा जा रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं, हमारे संविधान में 22 पार्ट हैं और हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, 8 शेड्यूल्स हैं जब संविधान बनाया गया था। ध्यान रखो बेटा, जब संविधान बनाया गया था तब की बात कर रहा हूं, अभी तो ये नंबर चेंज हो चुका है। तो ध्यान रखो बेटा, इस समय हमारे संविधान में 448 आर्टिकल्स हैं, इसके अलावा हमारे संविधान में 25 पार्ट्स हैं और इसके अलावा 12 शेड्यूल्स हैं इस समय करंटली अगर हम बात करें, ठीक है ना। लेकिन बना था वो जो आपके सामने नंबर लिखा हुआ है। अगला देख लेते हैं, इसके अलावा द लेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर। इतना बड़ा संविधान क्यों है, इसके कारण क्या है, क्या कारण है कि इतना बड़ा संविधान है। क्योंकि आप कंपैरिजन देखो, अगर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल लिखे हुए हैं, लेकिन यहां पे तो आप देख पा रहे हो 448 आर्टिकल हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अमेरिका का जो संविधान है उसमें तो सिर्फ 7 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, अनुच्छेद लिखे हुए हैं, है ना। तो इस वजह से क्या फैक्टर है, क्या कारण है कि हमारा संविधान इतना लंबा है। तो सबसे पहला कारण हम लोग देख लेते हैं। पहला कारण है हमारा, इट इनकॉर्पोरेट द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब सभी लोगों का इसमें एक्सपीरियंस लिया गया है। मतलब हमारा जो संविधान लिखा गया है ना, उसमें कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हमने बाकी अन्य देशों से बोरो करी हैं। जैसे कि जर्मनी से हमने कुछ बोरो किया है, हमने जापान से कुछ बोरो किया है, हमने आयरलैंड से कुछ बोरो किया है, हमने फ्रांस से लिया है, हमने रशिया से लिया है, हमने अमेरिका से लिया है, हमने ब्रिटेन से लिया है ना। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी यहां तक की बहुत सारी चीजें ली हैं। तो इसी वजह से हमने सभी के संविधान को पढ़ा है। हमारे जो संविधान करता रहे हैं उन्होंने सभी के संविधानों को पढ़ा है और उसमें से जितनी भी चीजें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थी, हमने उन चीजों को उठा लिया है और हमारे संविधान में डाल दिया है वो, ठीक है। एक सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या चीज हमने किस देश से बोरो करी है, वो मैं एक अलग से टॉपिक आपको इसी अगले लेक्चर में लेकर आऊंगा, ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लो। अगला हमारा फैक्टर क्या है बेटा, इट प्रिस्क्राइब्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन एज वेल एज फॉर द स्टेट। हमारे यहां केंद्र सरकार भी है, हमारे यहां राज्य सरकार भी है, तो हमने केंद्र सरकार के लिए भी कानून बना रखा है और हमने राज्य सरकार के लिए भी कानून बना रखा है, ठीक है। इसके अलावा इट इनकॉर्पोरेट डिटेल्ड प्रोविजन रिगार्डिंग सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। हमने कुछ ऐसे प्रोविजन भी डाले हुए हैं जिसमें बताते हैं कि सेंटर और स्टेट कैसे मिलकर कानून बना सकते हैं। कहने का मतलब हमने कुछ पावर तो ऐसी दे दी है केंद्र सरकार के पास कि उसके ऊपर वो इंडिपेंडेंटली कानून बनाए। हमने राज्य सरकारों के पास भी कुछ ऐसी पावर दे दी है कि वो इंडिपेंडेंटली उन कानूनों के ऊपर, उन सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना दे। लेकिन हमने कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी रखे हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बना सकती हैं और उस सूची को कहते हैं, वो सब्जेक्ट जिस सूची में आते हैं उस सूची को कहा जाता है समवर्ती सूची। हम कह सकते हैं इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, अगला हमने क्या फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमारा संविधान इतना लंबा है कि इट इनकॉर्पोरेट स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। हमने जम्मू कश्मीर के लिए, नागालैंड के लिए, असम के लिए, मणिपुर के लिए, मेघालय के लिए और बहुत सारे अन्य राज्यों में जितनी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन सब के लिए अलग अलग स्पेशल प्रोविजन भी हमारे संविधान में डाल रखा है, ठीक है ना। इट इंक्लूड जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल राइट। हमने कुछ ऐसे अधिकार भी रखे हैं जो किसी भी न्यायालय में जस्टिसेबल होते हैं और कुछ ऐसे अधिकार भी दे रखे हैं जो किसी भी न्यायालय में जस्टिसेबल नहीं है।
जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है, ये किसी भी न्यायालय में एक तरह से जस्टिसेबल नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखोगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो क्या है, जस्टिसेबल हैं। हमने कुछ मौलिक कर्तव्य भी रखे हुए हैं जो नॉन जस्टिसेबल हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी अन्य चीजें हैं जो जस्टिसेबल है और नॉन जस्टिसेबल है किसी भी न्यायालय में। अच्छा, इसके अलावा इट कंटेन स्पेशल प्रोविजन टू मीट रीजनल प्रॉब्लम, हमने रीजनल को भी ध्यान में रखते हुए, मतलब पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए उनके बारे में स्पेशल प्रोविजन डाल रखा है। तो हमारे पास 6 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा संविधान लेंथीएस्ट है, ठीक है ना। आई होप आपको ये इसमें कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया है हमारा एक फीचर है भारतीय संविधान का, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला फीचर है हमारे भारतीय संविधान का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे भारतीय संविधान जो है, हमारा जो भारत है, वहां पे सरकार कैसी है, संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जिसका मतलब क्या है, आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट। हमारे भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने एस्टैब्लिश कर रखा है, किस लेवल पे, केंद्र लेवल पे भी और राज्य लेवल पे भी। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो प्रधानमंत्री और जो उसके केंद्र मंत्री होते हैं, तो उनको पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल बताया गया है उनके एक्शंस के लिए सरकार के, है ना। जो भी सरकार डिसीजन लेती है, जो भी सरकार एक तरह से जो रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ रही है, लॉ लेकर आ रही है, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी गलत हो जाता है, तो सीधा साधा किसे ब्लेम किया जाएगा, सरकार को। और सरकार कौन है, प्रधानमंत्री और उसके केंद्र मंत्री हैं, जो कि किसके द्वारा चुने गए हैं, लोगों के द्वारा चुने गए हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, इसके अलावा ना एक और चीज होती है कि ये जो प्रधानमंत्री और केंद्र मंत्री होते हैं ना प्रधानमंत्री के, तो ये सभी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, तो ध्यान रखना, ये सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस के लिए। और लोअर हाउस क्या है, लोअर हाउस लोकसभा है, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं, क्यों नहीं होते, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। यहां सिर्फ हम लोग फीचर्स के रिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ मैं यहां पे ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री और उसके जो केंद्र मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट के डिसीजन के लिए, और वो रिस्पॉन्सिबल हैं लोअर हाउस के लिए, कह सकते हो लोकसभा के लिए। अच्छा, इसके अलावा पार्लियामेंट कीप कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव्स बाय वेरियस मींस, दैट इज बाय आस्किंग क्वेश्चंस बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। कहने का मतलब, अगर प्रधानमंत्री ठीक प्रकार से काम नहीं करता या उसके केंद्र मंत्री ठीक प्रकार से काम नहीं करते, तो संसद के पास पूरी पावर होती है कि उससे सवाल पूछा जाए, उससे सवाल पूछा जाए कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं सरकारी डिसीजंस के लिए, तो आपको क्या जवाबदेही, तो आप ही है ना भाई। तो अगर जवाबदेही है तो किस प्रकार से जवाबदेही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है संसद में, जिसके तहत किसी भी प्रधानमंत्री को या केंद्र मंत्री को उसके पद से बीच में ही हटाया जा सकता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। ये पावर किसके पास है, संसद के पास है। अच्छा, ऑल्सो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेड। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना 2 प्रकार के हेड होते हैं। कौन कौन सा हेड होते हैं, एक तो बेटा नॉमिनल हेड होता है, ध्यान रखो, एक होता है नॉमिनल हेड, और दूसरा क्या होता है बेटा, रियल हेड होता है। इंडिया में बेटा प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो रियल हेड होता है। इसका मतलब क्या है कि डिसीजन कौन लेगा, प्रधानमंत्री लेगा, लेकिन उसके ऊपर साइन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट बहुत सारी अन्य चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर वो सिर्फ साइन करता है, लेकिन उसके पीछे का डिसीजन कौन लेता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री लेता है। तो प्रेसिडेंट को कहा गया है नॉमिनल हेड, और प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा गया है, रियल हेड। जो रियल पावर है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किसके हाथ में है, वो प्रधानमंत्री के हाथ में है।
हैं, और जो नॉमिनल पावर है ना, जो कह सकते हैं हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव किसे कहा जा रहा है, प्रेसिडेंट को कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जितने भी डिसीजन है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, उसके ऊपर साइन कौन करेगा, उसके ऊपर साइन बेटा राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना, ध्यान रखो। मुझे पता है इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये डिटेल में जाऊंगा तो एक अलग टॉपिक निकल जाएगा। मैं प्रेसिडेंट का एक अलग टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, प्रधानमंत्री का एक अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, केंद्र मंत्रियों का एक अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा। इस प्रकार से हर एक टॉपिक हम अलग अलग करेंगे। यहां पे सिर्फ हम फीचर जान रहे हैं, हम मतलब जान रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं हमारा थर्ड फीचर क्या है। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे संविधान जो है ब्लेंड है, मिक्सअप है। किसका मिक्सअप है, हमारा संविधान रिजिड भी है और हमारा संविधान बेटा फ्लेक्सिबल भी है। तो ध्यान रखो बेटा, हमारा संविधान जो है वो रिजिड क्यों है, उसका कारण क्या है बेटा रिजिड होने का। हमारा संविधान रिजिड इसलिए है बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। हमारा संविधान क्या है बेटा, हमारा संविधान रिटन है। ध्यान रखो बेटा, हमारा संविधान बेटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बेटा, ये जानो सबसे पहले। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहां पे समझो। अब 3 ऑर्गन होते हैं हमारे सरकार में, हमारे संविधान के 3 ऑर्गन होते हैं। पहला ऑर्गन होता है बेटा लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन होता है हमारा बेटा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा ऑर्गन होता है हमारा जुडिशरी। तो 3 ऑर्गन, 3 स्तंभ है हमारे भारतीय संविधान के। ठीक है ना। अब अगर तीनों ऑर्गन को अगर कोई भी काम करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी लॉ को लागू करना है ना, तो ये डिसीजन जो लेगा वो एक दायरे में रहते हुए उन डिसीजन को लिया जाएगा। और वो दायरा क्या है, वो दायरा है बेटा हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान लिखा गया है, तो उसी के दायरे में रहते हुए इन तीनों ऑर्गन्स को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर उसके दायरे से बाहर आप जाओगे तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा वो। ठीक है ना। तो इसी वजह से हमारा संविधान क्या है बेटा, रिजिड है। क्यों, क्योंकि हमारा संविधान लिखा गया है। और लिखा गया है इससे हमें क्यों पता चलता है, क्या पता चलता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। हमारा संविधान क्या है बेटा, सुप्रीम है, सबसे ऊपर हमारा संविधान है। हम यहां बोलते हैं ना कि कानून हमारा राजा है, ना कि राजा कानून है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेटा फ्लेक्सिबल क्यों है। तो ध्यान रखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान में क्या किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। मतलब हमारे संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं, मॉडिफाई किया जा सकता है। और इस संशोधन के बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखें बेटा, आर्टिकल 368 में, अनुच्छेद 368 में हमारे संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, यह लिखा हुआ है। और जिससे हमें क्या पता चलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। ठीक है, देख लेते हैं पॉइंट यहां पे क्या लिखे हुए हैं। दो इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एज रिजिड एज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। इट हैज इनकॉर्पोरेटेड द फ्लेक्सिबल नेचर इन द प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट्स। हमारे संविधान में प्रोसीजर लिखा हुआ है कि जरूरत पड़ने पे हमारे संविधान में क्या किया जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है। और हमारा संविधान लिखा हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा संविधान रिजिड है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा संविधान सुप्रीम है, सुप्रीमेसी दिखाता है हमारे संविधान की। ठीक है ना। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे, और अगला फीचर है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, फंडामेंटल राइट के ऊपर भी मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो अपडेट रहिए बेटा, ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन आती रहेंगी आपके पास। तो देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर
गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल इट्स सिटीजन थ्रू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जो 25 पार्ट है ना, उसमें से पार्ट 3 में मेंशन किया गया है मौलिक अधिकारों को। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेटा ध्यान रखो, आर्टिकल 12 से लेकर 32 के बीच में बात करी गई है। आर्टिकल 12 से 32 के बीच में बात करी गई है मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है बेटा कि जब हमारा मौलिक अधिकार बन रहे थे, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो उसी दौरान पे मौलिक अधिकार डाल दिए गए थे। लेकिन मैं आपको मैंने बताया कि हमारा संविधान अडॉप्ट कब किया गया है। हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया है बेटा 26 ऑफ नवंबर 1949 को। तो उस दौरान पे फंडामेंटल जो राइट्स हैं बेटा, वो फंडामेंटल राइट कितने थे? तो वो 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। और वो बेटा 7वें फंडामेंटल राइट क्या है बेटा? संपत्ति का अधिकार, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है बेटा? संपत्ति का अधिकार। ये था 7वां मौलिक अधिकार। और इस 7वें मौलिक अधिकार को बेटा कब हमारे संविधान से हटा दिया गया था? मैंने बताया ना, जरूरत पड़ने पे हमारे संविधान में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। तो कौन सा संशोधन था बेटा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इस राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को बेटा फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा के लीगल राइट की कैटेगरी में डाल दिया गया था। और इस संपत्ति के अधिकार के बारे में कौन से अनुच्छेद में बात करी गई है? आर्टिकल 300A में बात करी गई है। तो इस समय देख लेते हैं हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट है बेटा? 6 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बेटा राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है बेटा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म चुनने का अधिकार है। इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के खिलाफ आपका अधिकार है। इसके अलावा बेटा एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, मतलब शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। इसके अलावा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आपके किसी भी संविधान का, आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हमारा फंडामेंटल राइट जो है बेटा वो क्या है? जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसेबल मतलब होता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उसके लिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। आप कहां जा सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो और उच्च न्यायालय जा सकते हो। कहने का मतलब वन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं इस अगली स्लाइड में कि आप आर्टिकल 32 के तहत, आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। और आप आर्टिकल अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो, उच्च न्यायालय जा सकते हो अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। और ये बेटा जो आर्टिकल अनुच्छेद 32 है, ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है बेटा 6वां मौलिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ध्यान रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार हमारा यही है। क्यों? क्योंकि जितने भी मौलिक अधिकार है, अगर उनका उल्लंघन करते हैं, कोई भी व्यक्ति उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए उसको संरक्षण देता है, उसको प्रोटेक्शन देता है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसी वजह से डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या कहा था? तो ध्यान रखो बेटा, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा था इसे। ये हमारे संविधान का एक दिल भी है और हमारे संविधान का ये एक आत्मा भी है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था बेटा? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने इसके बारे में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में ये बोला था। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं,
ये हो गया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा देखते हैं हमारा अगला फीचर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कहने का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। ध्यान रखो बेटा, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसी वजह से मैंने यहां पे आप सभी के लिए नोट कर दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में कौन से अनुच्छेद में दे रखा है बेटा, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में इसके बारे में बात करी गई है। अच्छा, ये क्या कहता है, ये कहता है बेटा, पार्ट 4 है, पहली बात तो ये जान लो, पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट। कहने का मतलब डीपीएसपी के बारे में कौन से पार्ट में है बेटा, पार्ट 4 में है। इसके अलावा दे आर नॉट जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है तो उसके लिए आप कोर्ट जाते हो तो ये जस्टिसेबल हो गए, लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए जस्टिसेबल नहीं है, उसके लिए किसी भी न्यायालय में आप नहीं जा सकते। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट एनविसेज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी अचीव्ड इफ द स्टेट ट्राई टू इंप्लीमेंट देम विद अ हाई सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी। कहने का मतलब ये राज्यों के लिए एक सिद्धांत है, कहने का मतलब यहां पे ये है, इट इज द डायरेक्शन टू दी गवर्नमेंट, सरकार के लिए ये डायरेक्शंस हैं वाइल मेकिंग दी लॉज। ध्यान रखो बेटा, अगर कभी भी किसी भी सरकार के द्वारा कोई लॉ बनाया जाएगा तो उस सरकार को किन चीजों को ध्यान में रखते हुए उस कानून को बनाना है, वो सारी चीजें इस डीपीएसपी में मेंशन करी गई हैं। तो कह सकते हैं इट इज दी गवर्नेंस, गवर्नेंस किसके लिए है, गवर्नेंस टू दी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कह सकते हैं ना बेटा। क्यों, क्योंकि सरकार को लॉ बनाते टाइम किन चीजों को ध्यान में रखना है वो चीजें डीपीएसपी में मेंशन करी गई हैं। तो यहां पे आप कह सकते हो ये क्या है, फंडामेंटल गवर्नेंस है टू द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है ना। अगला फीचर हम लोग देख लेते हैं, हमारा 6वां फीचर है क्वासी फेडरल इन नेचर। क्वासी फेडरल इन नेचर का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। यहां पे ना क्वासी फेडरल का सीधा साधा मतलब है, यहां पे मैं अलग से लिख दे रहा हूं, यहां पे इसका मतलब है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। ध्यान रखो बेटा, यहां पे 2 शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक तो है बेटा फेडरल सिस्टम और दूसरा शब्द है बेटा यहां पे यूनिटरी बाइस। देखिए, फेडरल सिस्टम और दूसरा शब्द है यहां पे यूनिटरी बाइस, जिसका मतलब ही क्या होता है, क्वासी फेडरल होता है। अब दूसरी चीज यहां पे समझिए, द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट इज फेडरल। हमारा जो भारत है वो कैसा है, वो एक फेडरल है, इन द सेंस दैट पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। हमारे यहां पे पावर्स को क्या कर रखा है, शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, बांट रखा है। बांट रखा है किसके बीच में बांट रखा है, केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकारों के बीच में हमने शक्तियों को बांट रखा है। इसके अलावा बट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी गवर्नमेंट एज्यूम अ यूनिटरी कैरेक्टर। अगर हमारे देश में आपातकालीन स्थिति बन जाती है, इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है, तो उस दौरान पे हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, हमारा कैरेक्टर कैसा हो जाता है, गवर्नमेंट का कैरेक्टर यूनिटरी हो जाता है। ठीक है ना। अब मतलब समझो, यहां पे जो 2 शब्द हैं बेटा, फेडरल का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, फेडरल कहते हैं। और यूनिटरी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यूनिटरी का मतलब हो जाएगा पावर गिवन टू द यूनियन, पावर गिवन टू द यूनियन, मतलब केंद्र के पास वो सारी पावर आ जाएंगी। और कब आ जाएंगी, जब आपातकालीन स्थिति बन जाएगी। तो देख लेते हैं कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्यों है, बिकॉज इट हैज 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है, कौन कौन सी बेटा, एक तो यूनियन हो गया एंड स्टेट हो गया।
तो ध्यान रखो बेटा, यूनियन और स्टेट की वजह से हमारा स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, फेडरल है। देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, डिवीजन कर रखा है हमने पावर्स का सेंटर और स्टेट के बीच में, है ना। इसके अलावा देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। तो इस चीज का मतलब समझो अब यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ ना 3 लेवल पे जुडिशरी होती है। 3 लेवल पे कौन कौन सी जुडिशरी होती है? सबसे ऊपर जो होता है जिसे हम कहते हैं एपेक्स लेवल। एपेक्स लेवल पे कौन बैठा हुआ है बेटा? एपेक्स लेवल पे सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। इसके अलावा बेटा स्टेट लेवल पे कौन बैठा हुआ है? स्टेट लेवल पे बेटा हाई कोर्ट बैठा हुआ है। और इसके अलावा इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन बैठा हुआ है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेटा बैठा हुआ है सब ऑर्डिनेट कोर्ट बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब हमारी जो जुडिशरी है ना बेटा, मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं, हमारी जुडिशरी कैसी है? हमारी जुडिशरी बेटा इंडिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है ना। इसके अलावा हमारी जुडिशरी बेटा इंटीग्रेटेड भी है, ये भी ध्यान रखो, हमारी जुडिशरी क्या है बेटा? इंटीग्रेटेड भी है, ठीक है ना। और हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज फैसला लेना चाहता है, या सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला लेना चाहता है, या हाई कोर्ट कोई भी फैसला लेना चाहता है, या सब ऑर्डिनेट कोर्ट कोई भी फैसला लेना चाहता है, तो वो इंडिपेंडेंटली इन डिसीजंस को ले सकता है। उसे अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई फैसला लेना चाह रहा है, और तो उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है, या हाई कोर्ट कोई फैसला लेना चाह रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली उन फैसलों को ले सकता है। तो हमारे संविधान फेडरल क्यों है? क्योंकि हमने लेजिस्लेचर को अलग रखा है, एग्जीक्यूटिव को अलग रखा है, और जुडिशरी को हमने क्या रख दिया है? इंडिपेंडेंट रख दिया है। और फेडरल का मतलब ही होता है क्या? पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो पावर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है ना, जुडिशरी को भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। समझ गए होगे आप लोग मतलब। इसके अलावा हमारी जुडिशरी क्या है बेटा? इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि जितनी भी गाइडलाइन आएंगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्हीं गाइडलाइन के हिसाब से हाई कोर्ट को भी और सब ऑर्डिनेट कोर्ट को भी फंक्शन करना पड़ेगा। ध्यान रखो बेटा, फैसला लेने के लिए वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो फंक्शन कर रही हैं, किस प्रकार से फंक्शन कर रही हैं, वो फंक्शन किस गाइडलाइन के हिसाब से करेंगी? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ही करेंगी। इसी वजह से हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है एट द सुप्रीम कोर्ट, एट द एपेक्स लेवल, एंड इंडिपेंडेंट एट देयर ओन लेवल, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फेडरल क्यों है हमारा, स्ट्रक्चर क्यों है, ऐसा कैरेक्टर क्यों है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला देख लेते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है यूनिटरी भी है। और यूनिटरी क्यों है वो कैरेक्टर? बिकॉज इट इज डिस्क्राइब्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे संविधान में बेटा ध्यान रखो, आर्टिकल अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि हमारा इंडिया क्या है? अ यूनियन ऑफ स्टेट है। इसके अलावा हमारे देश में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं। जैसे कि यूएसए में बेटा क्या चलता है? यूएसए में बेटा डुअल सिटीजनशिप चलती है, लेकिन हमारे देश में क्या चलती है बेटा? हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। देयर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है ना हमारे देश में, जो कि एपेक्स लेवल पे बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ही सभी न्यायालयों को काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा देयर इज इंटीग्रेटेड मशीनरी फॉर इलेक्शंस एंड ऑडिट्स। इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एक इंटीग्रेटेड मशीनरी है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ध्यान रखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है इंटीग्रेटेड मशीनरी फॉर द इलेक्शंस। और इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अनुच्छेद 329 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 329 में लिखा हुआ है। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड मशीनरी है किसके लिए बेटा? ऑडिट करने के लिए, है ना। फाइनेंशियल जो पैसा है, जो भी एक तरह से खर्चा कर रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो खर्चा कर रही है, तो उन पैसे का ऑडिट करने का, उन पैसों को कहीं मिसयूज तो नहीं किया जा रहा, तो उन पैसों को ऑडिट करने का काम भी एक बॉडी के पास है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा?
कैग कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके बारे में बेटा कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 148 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, स्टेट गवर्नर्स आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। जो राज्य के राज्यपाल होंगे उनको रिमूव कौन कर सकता है या उनको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये भी एक यूनिटरी नेचर हुआ ना, ये पावर सिर्फ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट्स डिपेंड अपॉन द यूनियंस ग्रांट इन एड। कहने का मतलब स्टेट के पास जो पैसा आता है ना बेटा, जो रेवेन्यू आ रहा है, वो रेवेन्यू कहां से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। तो ध्यान रखो बेटा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है वो पैसा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारे भारत का कैरेक्टर कैसा है, यूनिटरी कैरेक्टर भी है। ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी सिस्टम में वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। सारी पावर केंद्र सरकारों के पास आ जाती है अगर हमारे देश में आपातकालीन स्थिति बनती है तो। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला हमारा फीचर क्या है, अगला फीचर है हमारा एडल्ट सफरेज। इसका मतलब क्या होता है, इसी को ही हम क्या कह सकते हैं बेटा, ध्यान रखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी इसे ही कहा जाता है। इसका कहने का मतलब यहां पे यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल का हो गया है हमारे देश में, फर्क नहीं पड़ता उसका जेंडर क्या है, वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ये फर्क नहीं पड़ता उसकी कास्ट क्या है, फर्क नहीं पड़ता उसका रिलीजन क्या है, फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना पैसा कमाता है ना, वो प्लेस ऑफ बर्थ क्या है उसका, इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा देश का कोई भी नागरिक 18 साल का हो गया है तो उसके पास क्या आ जाएगा बेटा, उसके पास राइट टू वोट आ जाएगा, मत डालने का अधिकार आ जाएगा, वोट डालने का अधिकार आ जाएगा। और ये अधिकार के बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखो बेटा आर्टिकल 326 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं, ऑल एडल्ट सिटीजन अबव 18 आर गिवन द राइट टू वोट। यहां पे वही चीज लिखी हुई है, देयर आर नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज। हमारे देश में हर धर्म के लोग पाए जाते हैं, बुद्धिज्म हो गए, जैनिज्म हो गया, पारसी लोग हो गए, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, है ना, सिख हो गए, हर धर्म के लोग हैं। तो हर धर्म के लोगों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से हमने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं रखा है, सभी के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है ना, यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। अगला फीचर हम लोग देख लेते हैं हमारे संविधान का क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा भी दिया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है। इसका कहने का मतलब, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। हमने लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी से हमारी जुडिशरी को क्या रखा हुआ है, अलग रखा हुआ है। ठीक है, जजेस आर फ्री फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट जजेस कैन गिव जजमेंट विदाउट फियर एंड फेवर। हमने इस वजह से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी से, हमने सरकार से इस वजह से या पार्लियामेंट से इस वजह से जुडिशरी को अलग रख दिया है ताकि उस जजमेंट के सुनाते दौरान किसी भी जज के ऊपर कोई प्रेशर ना बनाया जाए या फिर जज किसी भी व्यक्ति को फेवर करने के लिए वो गलत डिसीजन ना दे दे। इसी वजह से हमने जुडिशरी को क्या कर दिया है, इंडिपेंडेंट रख दिया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, द इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एज पर द नॉर्म्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। हमने देखा है, हमने इंडियन जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है किस बिहाफ पे, क्योंकि हमने सेपरेट कर रखी है पावर को। पावर सेपरेटेड है ना, लेजिस्लेटिव बॉडी के पास अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास अलग पावर है और जुडिशरी के पास भी एक अलग पावर है जो कि इंडिपेंडेंट पावर्स है वो। ठीक है, फीचर व्हाट दैट गोज विद द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक तरह से और भी कह सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि यहां पे अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो राष्ट्रपति के साइन से ही हो रहा है। राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तब तक सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी जज को अपॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है ना,
इसके अलावा उनको प्रॉपर डिसेंट सैलरी भी दी जाएगी ताकि वो दबाव ना महसूस करें किसी भी बॉडी से, है ना। इसके अलावा उनको पर्क्स भी दिए जाएंगे, जैसे घर, गाड़ी, बंगला दिया जाएगा। इसके अलावा जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड सिंपली बाय एग्जीक्यूटिव, मतलब किसी भी भारत सरकार के द्वारा, सिर्फ भारत सरकार के द्वारा उन जजेस को रिमूव नहीं किया जा सकता। उनको रिमूव करने का एक अलग प्रोसीजर हमारे संविधान में लिखा गया है। तो वो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में जब पढ़ेंगे, जब मैं आपको बता दूंगा वो, ठीक है। अगले फीचर के बारे में देख लेते हैं। अगला फीचर है हमारा जुडिशियल रिव्यू। ध्यान रखो बेटा, जुडिशियल रिव्यू के बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में आर्टिकल 13 में लिखा गया है। और इट मींस द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर एनी लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड एनी एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वॉइड इफ इट वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब यह है कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया जा रहा है और वो लॉ क्या है? वो लॉ वायलेट कर रहा है हमारे, वायलेटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को वायलेट कर रहा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बनाया गया, तो इस लॉ को क्या कर दिया जाएगा? वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। इस लॉ को खत्म कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। किस पावर के तहत? जुडिशियल रिव्यू के तहत। और ये कौन कर सकता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सेंट्रल लॉज के ऊपर, और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर अगर मान लो कोई लॉ तैयार कर रहा है स्टेट के से रिलेटेड, है ना, और वो क्या हो रहा है बेटा? वायलेट हो रहा है, उस संविधान का उल्लंघन हो रहा है, वायलेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उसमें, तो यहां पे क्या कर दिया जाएगा? वो लॉ भी एक तरह से बर्खास्त कर दिया जाएगा। किसके द्वारा यहां पे ये लॉ बर्खास्त किया जाएगा? हाई कोर्ट के द्वारा। और यहां पे ये लॉ बर्खास्त किसके द्वारा किया जा रहा है बेटा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू, जो कि अनुच्छेद 13 में मेंशन है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बात ध्यान रखो बेटा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में बहुत अंतर है। मौलिक अधिकार बेटा हमारा संविधान जब बन गया था उस दौरान पे आए थे, जब ही डाल दिए गए थे हमारे संविधान में, लेकिन मौलिक कर्तव्य बाद में डाले गए हैं। और कौन सा संशोधन हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया, हमारा संविधान क्या है बेटा? फ्लेक्सिबल है। तो हमारे संविधान में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। तो कौन सा संशोधन हुआ होगा? 42वां संशोधन था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, जब हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। ठीक है, देख लेते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अच्छा, एक और पॉइंट, अ सेट ऑफ 10 ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड एज फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A पार्ट 4A। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं वो कौन से अनुच्छेद में लिखे गए हैं? आर्टिकल 51A में लिखे गए हैं। इसके अलावा कौन से पार्ट में लिखे गए हैं? कौन से भाग में लिखे गए हैं? भाग 4A में लिखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स अ फंडामेंटल ड्यूटी मीनिंग इट इज अनइन्फोर्सेबल। कहने का मतलब ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। ये मौलिक कर्तव्यों का मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक है उसका क्या कर्तव्य है उसके देश के प्रति, है ना। एक बात खुद सोचो ना, अगर आपका कोई घर है तो आपका भी, आप उस घर में रह रहे हो, वो घर आपको छांव दे रहा है, वो आपको एक छत दे रहा है रहने के लिए, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि उस घर की आप मेंटेनेंस कराओ। तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही आप किसी एक देश में रह रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो, वहां पे पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे कमाई कर रहे हो, सब कुछ आप यहाँ पे रहते हुए कर रहे हो, तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि आपको अपने देश को कुछ वापस करना है, आपके अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होंगे ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जाना जाता है। अच्छा, हमारे संविधान में जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी? तो ध्यान रखो, ये सामने लिखा हुआ है 10 ड्यूटीज को ऐड किया गया था। लेकिन आज के टाइम पे कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? आज के टाइम पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं।
आगे हम देखेंगे भी। अच्छा, देयर वॉज नो मेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने अभी बताया जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब उस दौरान पे कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में ऐड नहीं करी गई थी। लेकिन इन 1976 इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, एक कमिटी की घोषणा करी, एक कमिटी बनाई और उस कमिटी के बेटा चेयरमैन कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह थे। उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करे जाने की बात करी। ध्यान रखो 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने उस दौरान पे एक कमेटी बनाने की घोषणा करी और उस कमेटी का नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी उसका नाम था, जिसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में ऐड करने की बात करी। लेकिन सरकार ने उस दौरान पे कितनी ऐड करी, 8 नहीं बल्कि अपनी तरफ से 2 और जोड़ दी और टोटल 10 ड्यूटीज को ऐड कर दिया। लेकिन मैंने क्या बताया, आज के टाइम पे हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और वो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी बेटा, ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स गार्जियन टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू स्कूल। मतलब हर एक माता पिता या उनके गार्जियन का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें अगर उस बच्चे की उम्र 6 से 14 साल तक के बीच की है। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसको जब बाद में ऐड किया गया है तो कौन सा संशोधन था जब ऐड किया गया, तो ध्यान रखो बेटा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इस राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में हमारे संविधान में ऐड किया गया। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी कौन कौन सी हैं, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मतलब आपको हमारे संविधान को फॉलो करना है, संविधान की इज्जत करनी है, इसके अलावा हमारे राष्ट्र ध्वज की इज्जत करनी है और हमारे राष्ट्र गीत की भी आपको इज्जत करनी है, राष्ट्र एंथम नेशनल एंथम की आपको हमें रिस्पेक्ट करनी है हम लोगों को। इसके अलावा फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन लोगों ने हमारे देश को आजाद करवाया, उनके आइडियाज को आपको फॉलो करना है, उनके आइडियाज को उनके पथ पर आपको चलना है। तो ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी मतलब होता है बेटा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब हमारा देश क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है। अगर हमारे देश को कोई भी इंटरनल डिसीजन लेने हैं, हमारे देश के इंडियन अफेयर्स के ऊपर कोई डिसीजन लेने हैं, तो उन डिसीजन को लेने से पहले हमें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो हमारा देश क्या है, सॉवरेन है, हमारा देश क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा हमारे देश की अखंडता को बनाए रखना है हमें, इंटीग्रिटी को हम हिंदी में अखंडता कहते हैं। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। अगर जरूरत पड़ती है तो सरहद पर जाके हमारे देश को हमें रक्षा भी करनी है, हमारे देश की सरहदों को बचाना है अगर जरूरत पड़ती है कभी इन फ्यूचर। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हमारे देश में हमको क्या मेंटेन करना है, भाईचारा मेंटेन करना है। इसके अलावा प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री। हमें हमारे देश की धरोहर को मेंटेन करना है, संस्कृति को बनाए रखना है। इसके अलावा प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारे जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, पर्यावरण है, उसको हमें बना के रखना है। इसके अलावा डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी। कहने का मतलब हमारे अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए दूसरे लोगों के प्रति। तो ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। हमें हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है और इसके अलावा हमें हिंसा भी नहीं करनी है, अवॉइड करना है हिंसा को। इसके अलावा स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। हमें हमारे देश को ऊंचाइयों की तरफ लेके जाना है, जितना हो सके हमें पढ़ाई करनी है, अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है और अपने देश को ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाना है। तो ये हमारे 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं।
तो नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। 11वां फीचर है हमारे देश में सेकुलर। और सेकुलर हमारे देश में, हमारे संविधान में कब डाला गया था? ये जो शब्द है हमारे संविधान में जब बना था उस दौरान पे नहीं डाला गया था, इसको डाला गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। सेकुलर को भी ऐड किया गया था, मैं आगे बताऊंगा भी, सोशलिस्ट को भी ऐड किया गया था, इसके अलावा इंटीग्रिटी को भी ऐड किया गया था। ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड अ सेकुलर स्टेट, जिसका मायने क्या होता है? दैट स्टेट गिव इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन। हमारे देश में सरकार जो है, जो स्टेट है, वो किसी भी धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, वो इक्वल प्रोटेक्शन देगा हर धर्म के लोगों को। ठीक है। द स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। हमारे देश का कोई भी पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे देश में क्या है? कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया भी था। फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा एक मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट भी है। इसके बाद इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, हमारे को, हर एक व्यक्ति को या सरकार को या फिर स्टेट को हर एक धर्म के लोगों की उतनी ही इज्जत करनी है जितनी किसी भी एक धर्म की करी जानी चाहिए। ठीक है ना। और लास्ट फीचर हम लोग आज का देख लेते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप अलाउ करता है, एकल नागरिकता हमारे देश में अलाउ करी जाती है। डुअल सिटीजनशिप हमारे देश में अलाउ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है और उसको किसी दूसरे देश का नागरिक बनना है तो उसके लिए उसको भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। या फिर कोई बाहर का नागरिक है, फॉरेन सिटीजन है, अगर वो भारतीय नागरिक बनना चाहता है तो उसको अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, जब भी वो भारतीय नागरिक बन सकता है। तो ये हो गए हमारे 12 फीचर आज के, और फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा टॉपिक पूरा समाप्त हो चुका है। ध्यान रखो बेटा, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा ना, पूरी पॉलिटी आपको समझ में नहीं आने वाली। मैंने यहां पे ओवरव्यू दिया है आपको हमारे संविधान का, क्या क्या फीचर है हमारे संविधान के। इसी तरह से हम लोग इस पॉलिटी के लेक्चर को और आगे लेकर जाएंगे, और अगले टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, या आप कुछ भी मान लीजिए, मेरा ऑर्डर मान लीजिए, रिक्वेस्ट मान लीजिए, कि आपको अगर यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नीचे आपको लिंक भी चल रहा होगा पट्टी में, है ना। इसके अलावा ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए जितना हो सके बेटा। ठीक है ना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद प्यारे बच्चों।